सबसे पहला आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। और बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है। और आज की इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न बता दूंगा उसको तैयार कर दोगे तो एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी में आप 20 में 20 नंबर लेकर आओगे। क्लियर है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो बिल्कुल फ्री में आप लोगों को ये पीडीएफ मिलने वाला है। कहाँ पे मिलेगा ये पीडीएफ? तो ये पीडीएफ मिलेगा, देखिए यह आप प्ले स्टोर पे चल जाइए, ये वाला लोगों का मेरा एप्लीकेशन है। अभी नया एप्लीकेशन बनाया हूं तो सर्च में नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जब उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे भेज देगा और वहां से डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से अपना रजिस्टर करके, और बहुत सारे मैंने फ्री में पीडीएफ दे रखा है सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। या तो कमेंट में जाइए, कमेंट में पहला मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। चीजें क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि 20 नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाए। इसके बाद लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारे के सारे मानचित्र सभी प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए ध्यान से, तो अगर हम प्रश्न संख्या पहले की बात करें, यहां आ गया प्रश्न संख्या पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें कि जब से पेपर बनना स्टार्ट है तब से यह प्रश्न आ रहा है, इस पे कितना स्टार बनाना चाहोगे? तो आप कहोगे गुरुजी इस पे अगर हम 100 स्टार भी बना देना तब भी यह कम ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? जर्मनी से कि इटली से कि आपका फ्रांस से कि इंग्लैंड से? अगर इस आंसर मालूम है आप लोगों को इस क्वेश्चन का तो जल्दी से कमेंट में पूरा धड़ाधड़ भर दो आप कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। तो मेरे प्यार बच्चों कहां से हुआ था? फ्रांस। फ्रांस देश से हुआ था। तो यहाँ पे सी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस देश से। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम किस देश से? फ्रांस से। ये दिमाग में बिल्कुल फिट कर देना, इसीलिए मैं बोला हूं कि ये समाज विज्ञान का महामैराथन क्लास लेकर आया हूं। इसमें जितने प्रश्न आएंगे सारे प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं, आपको बता देता हूं मैं। अगर आप चाहते हो कि एसएसटी में हम 95% मार्क्स लेकर आए तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इन चीजों को डिस्कस कर लीजिए। बहुत दिनों से मेरा इंतजार था, मेरा एप्लीकेशन नहीं बना था, मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था कि यार बच्चों के लिए मैं कैसे प्रोवाइड करूं, ठीक है, कि कौन सी चीज ऐसे प्रोवाइड कर दूं कि बच्चे कुछ ना पढ़ के बस उसको पढ़ के 95% मार्क्स ला दें। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर आप 5 वर्षों की प्रीवियस पेपर देखो, 5 वर्षों के प्रीवियस पेपर प्लस मॉडल पेपर, प्लस मॉडल पेपर प्लस गेस पेपर, प्लस गेस पेपर, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कितना में? 149 में, मात्र 149 रुपए में। अरे 100 रुपया का तो कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो आप लोग, 100 रुपया का कोल्ड ड्रिंक, एक दिन पार्टी करोगे ना तो 100 रुपया का कोल्ड ड्रिंक ही पी जाओगे। लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई ऐसा नहीं देगा। अगर आप मार्केट में जाते हो प्रीवियस पेपर भी खरीदते हो ना, तो अगर सिर्फ मैथ का खरीदोगे तो वो मिलेगा आपको 55 रुपया। कितना? 55 से लेके 50 रुपया के बीच मिलेगा वो, ठीक है। पता चलेगा 6 को खरीदोगे 300-350, सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे इस 149 में आप देखोगे तो 5 वर्षों के प्रीवियस पेपर के सारे सोल्यूशन मिलेंगे, हर एक सेट का। अब एक वर्ष में 7 सेट होता है तो 7×5 = 35, 35 सेट तो आप लोगों के यहीं से मिल जाएगा। इसके बाद मॉडल पेपर हमने 20 मॉडल पेपर दिया है और कम से कम 30 मॉडल यहाँ गेस पेपर हमने, तो 30-20-50 और 50-3-80-85, 85 आपको मॉडल पेपर कुल मिला के मिलने वाला है। अगर इतना तैयार कर दोगे तब क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। विद सोल्यूशन पूरा का पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसी में समाहित हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्लास 10th के लिए है मॉडल पेपर ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे हिंदी भी मिलेगा, इसके बाद आप अंग्रेजी भी, गणित भी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और साथ ही साथ संस्कृत को भी मैंने ऐड करा दिया है ताकि बहुत सारे बच्चे संस्कृत भी लिए रहते हैं तो उनका काम भी हो जाएगा। ये मॉडल पेपर है, आपको मिल जाएगा 149 में। कहाँ मिलेगा? मेरे ऐप पे चले जाइए, वीडियो में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लेना और कमेंट में भी दे रहा हूं, वहां से कर लेना और जाकर वहां से आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। पूरा का पूरा ये 1 ईयर्स के लिए, वो भी 1 ईयर्स के लिए वैलिडिटी है। एक वर्ष आराम से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों, जनवरी तक जाते जाते पूरा धुआं धुआं कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देख लो क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। हाँ, प्रश्न संख्या दूसरा आ गया मेरे प्यारे बच्चों, देख लो प्रश्न संख्या दूसरा क्या बोला है कि फ्रांस की क्रांति हुई। लो भाई, आ गया फ्रांस की क्रांति हुआ, कब हुआ? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया कि फ्रांस की क्रांति हुई कब हुआ था? 1788 में, 1789 में,
कि यहाँ पे 1790 में कि 1787 में। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा, और लिख लो, ये मैं कह रहा हूं, मैं खुद आपसे बोल रहा हूं कि 100% लिख लो कि ये पेपर में आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। कि फ्रांस की क्रांति हुआ था किस सन में, तो नोट कर लो 1789। 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो जितने बच्चे बी पे क्लिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ, तीसरा प्रश्न देख लो क्या है। तीसरा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। लो भाई, बना दो ट्रिपल स्टार। मैं कह रहा हूं कहां से पूछेगा भाई, बाहर कहां से जाएगा, इससे बाहर जा ही नहीं सकता, इतना याद रख लो आप, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। अब बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले जी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस जी, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी जी। तो यहां पे था कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी। कौन थे वह व्यक्ति, महात्मा गांधी। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लो प्रश्न संख्या क्या आ गया आपका, प्रश्न संख्या चौथा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट वायरल प्रश्न कह सकते हो इसको, इस पे ट्रिपल स्टार बना के रख लो, ट्रिपल स्टार बना के इस प्रश्न पे रख लो। प्रश्न क्या है, अगर आंसर मालूम है जल्दी कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह किस वर्ष घटित हुआ। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। ऑप्शन ए देखिए 1920 में, ऑप्शन बी देखिए 1921 में, ऑप्शन सी देखिए 1922 में, और ऑप्शन डी देख लो 1925 में। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। अब मैं इसका आप लोगों को ट्रिक बताता हूं, समझो। जब ये पेपर में आ जाएगा तो ट्रिक की मदद से इसको कैसे सॉल्व करोगे, आजीवन याद हो जाएगा। कैसे, देखो अब आप देखिए कि यहाँ पे चौरी चौरा दोनों चीज सेम दिख रहा है कि नहीं, दोनों चीज आपको लग रहा है कि यार सेम तो है, चौरी चौरा, बस मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। तो चौरी चौरा, तो हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सा सेम है। तो यहाँ 20 आ गया, यहाँ पे 21 आ गया, 25, यहाँ पे 2-2 आ गया, तो 2-2 आ गया, मतलब ये दोनों सेम है। तो जब भी पूछे कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ है, तो आप ट्रिक की मदद से याद कर लो कि सन 1922 में, सन 1922 में। क्लियर है, सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल कमेंट कीजिए। और पसीना तो पूछिए मत कितना ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए। बस सामाजिक विज्ञान में 95% लाकर दिखा दीजिए, मेरे चैनल का नाम आप लोगों को रोशन करना, बस इतना याद रखिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या पांचवा। प्रश्न संख्या पांचवा क्या है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हो। क्या बोला है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक सरदार पटेल जी हैं, कि यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, कि यहाँ पे आपके महात्मा गांधी जी, कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। कमेंट में भरना, कमेंट में तुरंत लिख कर बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनके जो लेखक हैं वह है आपके महात्मा गांधी जी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या पांचवें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या आ गया, प्रश्न आ गया प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 आ गया कि करो या मरो का नारा किसका था। लो भाई, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि करो या मरो का नारा किसका था। तो ऑप्शन पहला है सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद जी, और ऑप्शन सी है भगत सिंह जी, और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। मतलब कि वीडियो समाप्त होते होते सारे प्रश्न आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ये नहीं कि कल याद करूंगा परसों याद करूंगा, एक ही बार ध्यान से वीडियो देखिए। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको चीजें एनालिसिस कर पाए और इसको याद कर पाए। बोला है कि करो या मरो का नारा किसका था, तो आप कहोगे कि करो या मरो का नारा जो था वह महात्मा गांधी जी का। किनका नारा था, महात्मा गांधी जी का नारा था, इसलिए डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे डी पे क्लिक किए होंगे, कमेंट किए होंगे, उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7वां देख लो क्या है भाई। बोला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। जब दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, तो किस सन में वो वापस लौटे दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन ए है आपका 1914 में, ऑप्शन बी है यहाँ पे 1915 में, और ऑप्शन सी है यहाँ पे 1918 में, और ऑप्शन डी है 1919 में। तो किस सन में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इस सन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है। आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखते हैं कि नहीं, देख लीजिए, या तो जाके 149 में पूरा का पूरा वहां पर खरीद लीजिए। मैं बताया हूँ 85 मॉडल पेपर विद सोल्यूशन पूरे के पूरे सब्जेक्ट का पूरा तैयार हो जाएगा। 95% मार्क्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब लौटे? तो सन 1900 किसमें 15 में, सन 1915 में। बी वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर, सर 1915 में लौटे थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8वां। बोला है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत जो था वो किसके द्वारा लिखा गया था? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हर साल आता है ये प्रश्न। ठीक है कि वंदे मातरम जो गीत था वो किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, इसके बाद आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, इसके बाद यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा, कि आपका ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी द्वारा। तो वंदे मातरम गीत जो थे वो लिखे थे कौन? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। यहाँ पे देखिए ना, ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ए वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड यहाँ शेयर कर देना। देखिए, अगर आपको तैयारी करना है ना, तो कोई क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता है। आप बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए और स्मार्ट तरीका अपनाइए। अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट तरीका क्या होता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, आपके पास मात्र 5 या 6 महीने हैं, 6 महीने में आपको पढ़ के कितना परसेंट लाना है? 95% लाना है। चलिए, अब समझदार बच्चे क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क लगाएंगे। अब वो सोचेंगे कि 5-6 महीने में पढ़ के मुझे 95% लाना है, कौन सी चीजें पढ़े? तो वो चीजें पढ़ें जो कि उनको मालूम चले कि पेपर में आने वाला है। बात समझिए, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे 20 प्रश्न आपको याद करना है, 20 क्वेश्चन आपको याद करना है, तो भाई 20 क्वेश्चन याद करोगे? याद नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं कहूं कि इस 20 क्वेश्चन में से आप 5 क्वेश्चन याद कर लो जो कि पेपर में आने वाला है, और वही प्रश्न अगर आपने याद कर लिया और वही प्रश्न पेपर में आ गया तो काम तो बन गया। तो 20 प्रश्न नहीं याद हो पा रहा था गुरुजी, लेकिन आपने जो बताया कि यही आएगा, वही 5 प्रश्न हमने याद कर लिया और लो मेरा 95% मार्क्स क्लियर हो गया। तो ये चीजें अपनाना है, वही क्वेश्चन पढ़ना जो पेपर में आए, न कि फालतू से पूरा गाथा लेकर बैठ जाए और पढ़ते चले, तो कभी कंप्लीट भी नहीं होगा, वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। अगर आप 95% लाना चाहते हो ना, देखिए मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ, 95% लाना चाहते हो ना, तो मेरा जो 149 का कोर्स था वो मॉडल पेपर वाला, उसको सॉल्व करके चले जाओ बस। डेली 2-2 सॉल्व करते रहो, किसी दिन मैथ, किसी दिन साइंस, फिर सोशल साइंस, एक दिन में अगर 2-2 भी प्रैक्टिस सेट लगाते जाओगे मॉडल पेपर का पूरा संपूर्ण तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। अब समझ सकते हैं यहाँ पे कि मैंने 85 पेपर बताया है, 85 गुणे 2, अब ये हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10, 8 दूनी के 16, 1 17, 1700 बहुविकल्पीय प्रश्न। 1700 बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से पूछेगा? उससे बाहर आएगा? नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 9, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो 13 अप्रैल सन 1919 किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन पहला जो है वह है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन का भारत आगमन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जल्दी से कमेंट करके बताएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? तो मेरे प्यारों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जलिया बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। यहां पे डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 10वां, प्रश्न संख्या 10वां, इस पे 5 स्टार बना लीजिए। कितना स्टार बनाएंगे? 5 स्टार इस पे बनाएंगे आप लोग। बोला है कि महामंदी, क्या बोला है कि महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हो, हर साल पेपर में आता है, इतना बात याद रख लीजिए कि महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1919, ठीक है, और 1924, इसके बाद है आपका 1929, और ऑप्शन डी आपका 1934। बताइए कमेंट करके क्या होगा राइट आंसर कि महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यार बच्चों सन 1929 में, सन 1929 में महामंदी आई थी, महामंदी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे आपका प्रश्न संख्या यहाँ पे 11वां, प्रश्न संख्या 11 देख लीजिए क्या है। बोला है कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का जो मुख्यालय है वह कहां पर स्थित है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय वह कहां पर स्थित है यह बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी है यहाँ पे जिनेवा, और ऑप्शन सी जो है वह है आपका क्या न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी जो है वह आपका ऑस्ट्रिया।
बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रख लीजिए, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो को देखने के बाद इसमें इसमें से प्रश्न आप लोगों के बनने वाले हैं, तय है। इसको आप कह सकते हो तय, जिसे बोलते हैं फिक्स है। तो भाई फिक्स है। मैंने आपको बताया ना कि मैं वही कहूंगा कि जो पेपर में आने वाला होता है उसी को मैं पढ़ाऊंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, प्रश्न संख्या 12। बोला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? किस डेट को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ? 1945 ईस्वी। कि यहाँ पे दिया आपका 1920 ईस्वी, किधर दिया 1942, इधर दिया आपको 1947। क्या होगा राइट आंसर? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, किस डेट को हुआ था, ये क्वेश्चन में आ गया है। तो सन 1945 आप कह सकते हो गुरुजी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जितने लोगों ने ए पे क्लिक किया होगा बहुत अच्छा। यहाँ पे सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 देख लो। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था किस सन में? 1914 में हुआ था। इधर आपका 1939 दिया है, इसमें हुआ था। कि आपका 1919 में हुआ था। कि इधर आपका 1942 में हुआ था। बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर हम बात करें कब प्रारंभ हुआ था, तो सन 1914। यहाँ पे 13वें का ए वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा, चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि डेली आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हाँ आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न का जवाब सारे बच्चे देंगे। इस प्रश्न का जवाब सारे के सारे बच्चे देने हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है। कह रहा है कि भूमि एक, देखो भूमि एक यहाँ पे भरना है कि भूमि एक संसाधन है। क्या बोल रखा है? कि भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक संसाधन है कैसा? प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है? कि यहाँ पे दिया है कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, यहाँ पे दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक, ठीक है, क्या होगा प्राकृतिक, क्योंकि भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। मेरे प्यार बच्चों जितने बच्चे मेरे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं प्लीज कर लेना, वहां पे देखिए कितना मजा आ जाएगा आपको पढ़ाई करने में। और मैं एक बताऊं, साइंस का नोट मैं मात्र 49 में दिया हूं। आप सोच के दंग रह जाओगे कि मात्र 49, इतना कम। 49 में जितने साइंस के 13 चैप्टर हैं, तो 13 चैप्टर को इतना डिटेल में मैंने इसका नोट्स बनाया है कि आपको कहीं से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया है। और सारे के सारे एनसीईआरटी के जितने भी प्रश्न है मैंने उसको सबको सॉल्व करके रखा हुआ है। तो आप मात्र 49 में पूरा का पूरा साइंस का बैच ले सकते हो। क्लियर है? वहां पे आपको सोशल साइंस का भी मिलेगा। 49 में सोशल साइंस का भी मिल जाएगा। 49 में आपको सिर्फ सोशल साइंस का, जितने बच्चे सोशल साइंस पढ़ना चाहेंगे वो 49 में ले सकते हैं। या तो सारे सारे जो सब्जेक्ट लेना है तो वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाकर वहां पे चेक कर लेना आप लोग। इसके बाद देखो, हाँ प्रश्न संख्या आ गया 15। बोला है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। लो भाई, अब मिट्टी का प्रकार नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखा है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इसको कह सकते हो। तो हर साल आता है, उठाकर देख लो प्रीवियस ईयर पेपर, उठाकर आप देख लो प्रीवियस ईयर पेपर की आता है कि नहीं आता है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं है। यहाँ बोला है काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी की सीमेंट। मेरे प्यारो बच्चों यहाँ पे 5-7 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। 5-7 साल में इतना एनालिसिस कर दिया हूँ, इतना एनालिसिस कर दिया हूँ कि मालूम चल जाता है कि कौन प्रश्न आएगा कौन नहीं आएगा। खंगाल कर रख दिया हूँ पूरे यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसके पेपर को, प्रीवियस पेपर को, उसके सिलेबस को पूरा खंगाल कर रख दिया हूँ। मुझे मालूम चल गया है कि कौन से टॉपिक आने वाला है, जिस पे हाथ रख दूंगा वो आएगा। इतना बात याद रखना। बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मिट्टी का प्रकार नहीं, एक प्रश्न बनेगा ये वाला। तो काली मिट्टी होती है, आपको भी मालूम है। पीली मिट्टी होती है, यहाँ पे लेटराइट मिट्टी भी होती है। लेकिन सीमेंट, क्या सीमेंट कोई मिट्टी है? नहीं, सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसलिए आप कह सकते हो कि गुरुजी डी वाला जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, इसको भी लिख के रख लो कि ये प्रश्न आने वाला है, डबल स्टार बना लेना। मतलब जितना हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया है, जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करा रहा हूं, आपके 20 में 20 नंबर बिल्कुल यहां से पक्के हैं। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से, बोला यहाँ पे
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए झारखंड में, और ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है गुजरात में, और ऑप्शन सी दिया यहाँ पे राजस्थान में, और ऑप्शन डी दिया यहाँ पे बिहार में। तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है यह बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? वो आपका गुजरात। कहां पाई जाती है? गुजरात में। और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। मेरे प्यारों से किसके लिए? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी, जो कि कहां पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अगला प्रश्न देख लो क्या है। 17वां प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। यहाँ पे ऑप्शन है पवन, इसके बाद है आपका यहाँ पे हिमनद, इसके बाद आपका क्या है? जल, इसके बाद क्या है आपका? पशुचारण। इसके बाद क्या है? पशुचारण है। बताना है यहाँ पे कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। देखिए, वो हो जाएगा आप लोगों का हिमनद। क्या हो जाएगा? हिमनद हो जाएगा। यहाँ पे बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। पर्वतों पर मृदा अपर्दन का जो साधन है वो आपका हिमनद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पे आ गया आप लोगों का 18वां। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, कि यहाँ पे अधिक सिंचाई, और यहाँ पे दिया है अति पशुचारण। देखिए बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, लेकिन गर्मी से हारना नहीं है। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। जिस दिन आप लोग टॉप करोगे ना, तो उस दिन देखिएगा क्या बोला है यहाँ पे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर कि अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंचाई। ठीक है, पंजाब में, इसलिए वहां पे भूमि का निम्नीकरण होता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 19 देख लीजिए। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। अब प्रश्न में पूछा क्या है कि नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या बोला है कि पवन ऊर्जा। क्या बोला है? पवन ऊर्जा। बी जो है वो जल है, ऑप्शन सी है जीवाश्म ईंधन है, और ऑप्शन डी जो है वन है। बताइए, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो नहीं है कौन नवीकरण योग्य संसाधन? वह है आप लोगों का जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं होता है। बाकी इधर आपका पवन ऊर्जा हुआ, इधर आपका जल हुआ, या आपका वन हुआ, ये सभी के सभी क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देख लो अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 20वां। प्रश्न संख्या 20वां है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। लो भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त मानी जाती है? लाल मिट्टी, यहां पे दिया है जलोढ़ मिट्टी, इधर आपका ऑप्शन सी है आपका पर्वतीय मिट्टी, और ऑप्शन डी यहाँ पे लेटराइट मिट्टी। बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि चाय की खेती के लिए हम लोग कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि चाय की खेती के लिए हम कौन सी मिट्टी का उपयोग करते हैं। वो हो गया आप लोगों का लेटराइट मिट्टी। किसका? लेटराइट मिट्टी का हम लोग उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 20 में का क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न संख्या 21 क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब प्रश्न बोला कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ी बनाकर। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो मेरे प्यार बच्चों कहां पे करोगे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इसलिए की जाती है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे लॉजिक भी है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ होता है। देखो ऐसे ऐसे पहाड़ होता है, तो पहाड़ पे खेती करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग सीढ़ी बनाकर ऐसे ऐसे करते हैं, खेती ऐसे ऐसे करते हैं, ताकि पानी जब यहां से रिस्क आए तो यहाँ पे उसका वेग कम हो जाए, इस तरह। ठीक है, पानी का बहाव तेज ना हो पाए। अगर सपाट बना देंगे इस तरह, पहाड़ पे ऐसे खेती करा देंगे, तो पानी अगर पूरा मिट्टी को बहा कर लेकर चला जाएगा। इसलिए हम लोग सीढ़ी बनाकर प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए कहां पे हो जाएगा? उत्तराखंड में। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? उत्तराखंड में। याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है।
अगला है आप लोगों का प्रश्न संख्या 22। बोला है कि निम्न में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। अब यहाँ पे नहीं का बात किया गया है कि चारों ऑप्शनों से बताना है कि कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ऑप्शन ए बागान, ठीक है, ऑप्शन बी चारागाह, ऑप्शन सी भूमि और ऑप्शन डी है खनिज संसाधन। तो कौन व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो मेरे प्यार बच्चों हो जाएगा आपका खनिज संसाधन। क्या हो जाएगा? खनिज संसाधन। प्रश्न संख्या 22 का डी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, खनिज संसाधन। यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 23 बढ़े। बिल्कुल, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। पुनः चक्रीय मतलब कि उसको हम पुनः दूसरे डिजाइन में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, जैसे लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा की पशुधन। इसमें से बताना है कौन सा ऐसा संसाधन जो पुनः चक्रीय है। तो इसमें से हो जाएगा जैसे लोहा। तो लोहा जो है मेरे प्यार बच्चों, तो लोहा मान लीजिए कि मैंने कुल्हाड़ी बनाया, तो कुल्हाड़ी से हम उसको दूसरे चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको पिघला कर फिर दूसरा आकार हम दे सकते हैं, मतलब पुनः उसको चक्रीय करके दूसरा संसाधन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वही बोला है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। अब आपको बताना है कि संभावी संसाधन कौन है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके दिया है, संभावी संसाधन बताना है। तो ऑप्शन ए हो गया आपका कोयला, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो गया? कोयला। ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा और ऑप्शन डी बॉक्साइट। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है। तो क्या पूछा है यहाँ पे? संभावी संसाधन। संभावी संसाधन क्या है? तो संभावी संसाधन की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है एक संभावी संसाधन होता है, इसलिए यहाँ पे सी वाला जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? क्लियर है तो यस कहिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। आप देख रहे हो कि कितना गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं पानी पीता हूं और अगले प्रश्न का आप पढ़ के तब तक जवाब दीजिए। चिपको आंदोलन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 25। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है चिपको आंदोलन? मृदा संरक्षण से, कि वन संरक्षण से, कि यहाँ पे जल संरक्षण से, कि यहाँ पे आपका वसु और सॉरी वायु संरक्षण से। तो जो चिपको आंदोलन चलाया था वो चलाया गया था किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। जब पेड़ों की ज्यादा कटाई हो रही थी तो लोग उस समय देखे कि अरे यार पेड़ तो बहुत ज्यादा कट रहे हैं, मेरे वातावरण पे क्षति पहुंचेगी। तो उस समय आंदोलन चलाया गया चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन में यह नियम था कि सारे के सारे लोग जो थे वो पेड़ों को पकड़कर उसकी रक्षा करते थे ताकि पेड़ को कोई काट ना पाए। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे वन संरक्षण से, ठीक है, पेड़ों की कटाई रोकने से। इसलिए बी वाला जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लो क्या है। प्रश्न संख्या यहाँ पे आ गया आप लोगों का 26। प्रश्न संख्या 26 है, कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, जो कि हर साल यह पेपर में आता है। क्या है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए देख लीजिए क्या है, असम में, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन डी जो है वो आपका मध्य प्रदेश में। चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यार बच्चों याद रख लीजिए कि यहाँ पे होता है पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यहाँ पे सी वाला जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए मेरे प्यार बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 की तरफ कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य, किस स्थान पर, सॉरी किस स्थान पर होती है। अब यह विश्व पूछा है पूरा वर्ल्ड में कि पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पे होती है। ऑप्शन ए मासिनराम में होती है, कि ऑप्शन बी चेन्नई में होती है, कि ऑप्शन सी व्लादिवोस्टॉक में होती है, कि यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क में होता है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, तो होता है मासिनराम में। कहाँ पे? मासिनराम में। यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यार जो ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 देख लीजिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया या प्रश्न संख्या 28।
और ये जो प्रश्न है हर साल आता है, यह प्रश्न जो है हर साल आता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, क्या है कि टिहरी बांध परियोजना, बोला कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। क्या बोला है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो टिहरी बांध परियोजना जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है आपका उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना। इसके बाद प्रश्न संख्या 29, ये भी उतना ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि सलाल बांध किस नदी पर बनी है। यह भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी और ऑप्शन डी जो है वो कृष्णा नदी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो वह बना है मेरे प्यारे बच्चों चिनाब नदी पे। कहां पे? चिनाब नदी पे। बी वाला जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे कमेंट किए होंगे बी, बिल्कुल उनका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30वें की तरफ। देख लो, ये प्रश्न हमको लगता है जब से पेपर बन रहा है ना तब से दे रहा है, उसको मॉडिफाई भी नहीं कर रहा है, हूबहू यही प्रश्न उठाकर दे रहा है। क्या है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी की फसल बताना है कि इसमें से कौन सी रबी की फसल है। चावल है, मोटे अनाज है, कि यहाँ पे चना, चना में वो भी दिया है क्या, काला चना दिया हुआ है। इसके बाद की कपास है। क्या बोला है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल जो इसमें से है वो है आपका चना। वो भी चना में कौन सा चना है? तो मेरे प्यार जो काला चना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वाला जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। बोला है कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। अब बताना है कि फलीदार फसल कौन सा है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया कि इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। ऑप्शन ए जो है दालें, ऑप्शन बी जो है मोटे अनाज, ऑप्शन सी ज्वार तिल और ऑप्शन डी है कि तिल। ठीक है, प्रश्न क्या है? फलीदार फसल। तो फलीदार फसल के अंतर्गत आ जाता है आपके दालें। तो यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लो, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 32। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, रेशेदार फसल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। जूट है कि आपका कॉफी, कि जौ, कि आपका रबर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो यह हो जाएगा आप लोगों का मेरे प्यार बच्चों जूट। ठीक है, क्योंकि जूट में बहुत ज्यादा रेशा निकलता है, ये बात आपको भी मालूम है, इसलिए रेशेदार फसल के अंतर्गत आती है। हाँ, आगे है प्रश्न संख्या 33। बोला है कि निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपड़ फसल है। ऑप्शन ए गेहूं है, ऑप्शन बी आपका चना है, कि ऑप्शन सी यहाँ पे गन्ना है, कि ऑप्शन डी यहाँ पे मूंगफली है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल है। रोपड़ फसल की अगर हम बात करें तो गन्ना जो है वो रोपड़ फसल के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न संख्या 33 का सी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार जो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 की झरिया प्रसिद्ध है, इसको आप 5 स्टार बना लो। कितना स्टार बनाओगे? 5 स्टार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झरिया प्रसिद्ध है, मतलब झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। लव अयस्क के लिए, किधर आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है, किधर आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कि यहाँ पे आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से कमेंट करके बताइए झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया जो है मेरे प्यार बच्चों वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बी वाला जो होगा ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध है झरिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 35। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिया। इस पे भी आपको ट्रिपल स्टार बना लेना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 35। ऑप्शन ए यहाँ पे कोयला, ऑप्शन बी यहाँ पे पेट्रोलियम, ऑप्शन सी यहाँ पे सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी यहाँ पे प्राकृतिक गैस। देखना, ध्यान समझना। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कौन स्रोत नहीं है यह बताना है। ठीक है, अब ध्यान से आपको बताना है यहाँ पे कि अगर पूछता कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, तो ये हो जाता आपका पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम कैसा है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, परंपरागत
परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है कौन सा? आपका पेट्रोलियम। लेकिन यहां पे पूछा है कि स्रोत नहीं है, ठीक है, क्या पूछा है कि स्रोत नहीं है। कोयला, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा, ये तीनों जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। समझ लीजिए, तीनों जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यह प्रश्न में बोल दिया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वह है सौर ऊर्जा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही हैं आपको? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, प्रश्न संख्या 36 कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है, यह बताना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यार बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। कहां पे? तमिलनाडु में। बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अपनी तैयारी अगर आपको जबरदस्त तरीके से करनी है, एक चीज पढ़ के आप 95% लाना चाहते हो, तो 149 वाला कोर्स आप ले लो। 149 एक साल के लिए वैलिडिटी है। अब 149 रुपया क्या ही है यार, आप लोग पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, समोसा खा जाते हो, और 149 में पूरा का पूरा पीडीएफ आपको विद सोल्यूशन मिल रहा है। डेली एक एक पीडीएफ को आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आते आते 3-4 महीने में पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको मेरे एप्लीकेशन का, या तो कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। आगे देख लो क्या है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तेल शोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए, कि ऑप्शन बी फिल्मी सिटी के लिए, ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुला है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई प्रसिद्ध किसके लिए मेरे प्यारों? तो वह है आपका तेल शोधक कारखानों, मतलब पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है मुंबई हाई। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या पूछ लिया? देखो प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत बताना है, जिसमें से ऑप्शन ए जो है मेरे प्यार बच्चों, वो हो जाएगा आप लोगों का सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है आपका कोयला, ऑप्शन सी है यहाँ पे पवन ऊर्जा, और ऑप्शन डी जो है वह है आपका ज्वारीय ऊर्जा। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तब तक मैं पानी पीता हूं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत गर्मी है, समझ लीजिए। चलिए, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत। सबसे पहले तो बात जानिए कि जो कोयला है ना, यह परंपरागत स्रोत होता है। ये जो कोयला होता है यह परंपरागत स्रोत होता है। तो कोयला तो हो गया आपका परंपरागत स्रोत, लेकिन हमसे पूछा है कि परंपरागत गैर परंपरागत पूछ दिया है। अगर वह परंपरागत स्रोत पूछता तब तो हम कोयला मार देते हैं, लेकिन प्रश्न में हमको घुमा दिया है गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत में आपका सौर ऊर्जा भी आता है, पवन ऊर्जा भी आता है, ज्वारी ऊर्जा भी आता है, तीनों आता है। तीनों ही गैर परंपरागत स्रोत हैं, लेकिन तीनों में से सबसे बेस्ट आपका जो होगा वो होगा सौर ऊर्जा। सबसे बेस्ट प्रायोरिटी सौर ऊर्जा को दिया जाता है। जब तीनों आ जाए ऑप्शन में तो आपको सौर ऊर्जा मारना है, इतना बात याद रखिए। या तो प्रश्न ऐसे रहता कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सिर्फ परंपरागत स्रोत पूछता डायरेक्ट हम कोयला को मार देते, लेकिन यहाँ पे गैर परंपरागत पूछ दिया है, तो सबसे उच्च प्रथम श्रेणी पर रखेंगे सौर ऊर्जा को। इसके बाद प्रश्न संख्या 39 आई है, एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से है? एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से? तांबा से, बॉक्साइट से, ऑप्शन सी सोना से, और ऑप्शन डी जो है वो किससे? कोयला से। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या था एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। बॉक्साइट से, कोयला से। तो ये हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट का मतलब कोयला। एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो किससे है? कोयला से है। यहाँ पे डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, लाइक करते रहिएगा, लाइक आप लोगों को करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 40। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि कोरबा प्रसिद्ध, लो भाई आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कोरबा। अब इसने बोला है
कि कोरबा प्रसिद्ध है। अब कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है, कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कि सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, कि आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? चीजों को समझिएगा ध्यान से आप लोग, कि कोरबा प्रसिद्ध, मैं ट्रिक आपको बता देता हूं कि को से कोरबा, को से कोयला, को से कोरबा, को से कोयला। तो जब भी आ जाए कि कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। बी जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है ट्रिक के साथ? प्रश्न संख्या 41 देखो क्या है, कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में बताना निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल है, कि ईसाई है, कि इधर आपका सिंधली है, कि यहाँ पे मुस्लिम है? तो श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका सिंधली। क्या हो जाएगा? सिंधली। सी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है वो सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्या है? प्रश्न संख्या 42, कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कि भारत की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? कुल कितनी भाषाएं हैं? 20, कि आपका 22, कि इधर आपका 24, कि इधर आपका 26? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल जो भाषाएं हैं वो टोटल कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 हैं। कितनी है? टोटल 22 है, याद होना चाहिए आप लोगों को। प्रश्न संख्या 43, कि भारत में जो पंचायती राज की स्थापना हुआ था वो किस सन में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, कि 1992 में, कि 2000 यहाँ पे 4 में? जल्दी बताइए कि भारत में पंचायती राज की जो स्थापना हुआ था वो किस सन में हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो सन 1992 में याद कर लो कि भारत में पंचायती राज की जो स्थापना हुआ था सन 1992 में हुआ था। सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे आ गया 44। प्रश्न संख्या आ गया यहाँ पे 44, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सारे के सारे लोगों का जवाब आना चाहिए। बता देता हूं क्या है, कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे आपको 5 स्टार वाला लेना है। कितना? 5 स्टार वाला लेना है, कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28 की 29 की यहाँ पे 30? तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों कितने हैं? 28। तो जितने बच्चे यहाँ पे बी पे क्लिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या क्या आ गया आपका? 45। क्या कह रहा 45, कि भारत में क्या बोला है, कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? ये तो आना चाहिए आप लोगों को। 9, 7, कि 10, कि यहाँ पे 8? तो भारत में केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 45 का डी वाला जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आ गया, क्या है? प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है कि यदि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बोला है यहाँ पे कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष की मध्य जैविक भिन्नता, ऑप्शन सी, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता, ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यार बच्चों यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है? इस पे आपको कितना स्टार बनाना है? 5 स्टार बनाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि समाज में जो स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, असमान भूमिका। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे ए पे क्लिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्या है? प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या क्या आ गया? 47 आ गया। अब क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? इस पे भी आपको 5 स्टार ही बनाना है। कितना स्टार? कम से कम 5 स्टार बना लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था
वो किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ दिया। ऑप्शन है 1885, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी आपका 1945 और ऑप्शन 1880। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ज्यादा गर्मी है, समझ लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी। क्या बोला है कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, किस सन में हुआ था? याद कर लीजिए, सन 1885 में। क्या याद कर लेंगे? सन 1885। ये दिमाग में आपके बिल्कुल फिट होना चाहिए। पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885। चीजें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए 48 प्रश्न क्या है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है? मतलब अगर भारत के आप निवासी हैं तो भारत में आपकी एज कितनी रहेगी कि आप वोट दे सकते हो, मत दे सकते हो? तो ऑप्शन 21 वर्ष, ऑप्शन बी जो है वो आपका 20 वर्ष और ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो ये बात आपको भी जानकारी है कि भारत के हम लोग निवासी हैं। अगर हमारी एज 18 वर्ष हो जाती है, कितना? 18 वर्ष हो जाती है, तो हम मत देना चालू कर देते हैं। हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी को भी वोट दे सकते हैं। चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 49। क्या बोला है? बोला है कि लोकतांत्रिक, क्या बोला है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है, अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, क्योंकि यह ऑप्शन है सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को क्या करती है? बढ़ावा देती है, कि ए और बी दोनों सही हैं, कि यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, तो देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही। सभी व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही। मतलब ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए आपका जो रियल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। चीजें क्लियर हैं? चीजें आपको समझ में आ रही हैं? चलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 49 तक ही था क्या? 49 तक ही था क्या? 49, सिर्फ 49 ही था? 50वां प्रश्न दिख नहीं रहा भाई, गायब हो गया क्या? चलो 49 तक था। 49 प्रश्न हमने आप लोगों को क्या किया? बता दिया। कितना प्रश्न? 49 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर 49 प्रश्न अगर आप लोगों को तैयार हो गया तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ 20 में 20 नंबर आपके हो, एसएसटी में क्या हो गए? बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यह था ऑब्जेक्टिव।